सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 43 कक्षा 10वीं विज्ञान हिंदी मीडियम दिनांक 12 अक्टूबर को जो करनी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका पिछला पार्ट पूरा हो गया था, इसमें हम एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं, तत्वों की आवर्त सारणी। हमारे पास जितने भी पदार्थ होते हैं आसपास वो 3 तरह से मिलते हैं आपको, तत्व के रूप में, मिश्रण के रूप में और यौगिक के रूप में। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम सोडियम बोलेंगे तो सोडियम के अंदर जो है सभी जो अणु हैं वो सोडियम के ही होंगे। सोना है, मैग्नीशियम है, कोई भी तत्व की बात करें वो एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बने होंगे। अभी तक लगभग 118 तत्वों की जो है खोज की जा चुकी है, जिसमें से 98 ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं और लगभग जो आप मान सकते हो कि 20 ऐसे हैं जो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। फिर प्रश्न आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्गीकरण से हमें जो फ़ायदा है, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि तत्वों को हम सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ सकते हैं और उनके अध्ययन को आसान बनाया वर्गीकरण ने। दूसरा, जब वर्गीकरण हुआ तो तत्वों को 2 भागों में विभाजित हुए, जो कि धातु और अधातु, जिसका हमें ज्ञान हुआ और साथ साथ हमें इनके गुण धर्मों के बारे में भी जो है पता चला। तो ये 3 फायदे हैं वर्गीकरण के जो हमें इससे पता चलते हैं। वर्गीकरण सबसे पहले जिसने शुरू किया था वो थे डॉबनेर, जो कि एक जो जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1817 के अंदर जो है इसको किया था वर्गीकरित। उन्होंने 3 तत्वों के तर्क बनाए थे और ऐसे 3 तर्क बनाए थे। कहने का मतलब है कि 9 तत्वों को उन्होंने 3 तर्कों के रूप में, 3 समूह के रूप में 3 के इकट्ठा करके बनाया था। ये जो तर्क बनाए गए थे इनके अंदर 2 चीज़ों का ध्यान रखा गया था। एक तो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम था, दूसरा इनके रासायनिक गुण भी आपस में मेल खाते थे। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने इसको व्यवस्थित किया, दूसरे एक समूह में जो तत्व रखे गए थे वो रासायनिक रूप से भी एक दूसरे से मेल खाते थे। उदाहरण में आप देख सकते हो, उन्होंने एक बात कही थी कि जो ये 3 तत्वों का तर्क है उसमें जो बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु भार जो है पहले और तीसरे के औसत निकालेंगे तो उसके बराबर होगा। तो अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो लिथियम का 6.9 होता है और पोटेशियम का 39। इन दोनों की औसत निकालेंगे तो हमें सोडियम का जो है परमाणु भार मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या थी इसके अंदर कि ये सिर्फ 3 समूह ही बना पाए, 3 तर्क ही ज्ञात कर सके और सिर्फ 9 ही तत्वों को इसमें समायोजित कर सके, बाकी ये नहीं कर पाए। इसके बाद आया हमारे न्यूलैंड्स का नियम, जिसको कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने भी तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के हिसाब से क्रम में व्यवस्थित किया और इन्होंने कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं और इसकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे आप देखोगे लिथियम और सोडियम धातु के गुण समान हैं, तो यहाँ पे आप लिथियम को देखोगे, लिथियम जो है सोडियम से 8वें नंबर पे है सोडियम, तो लिथियम और सोडियम एक समान है। तो अगर हम बेरिलियम को पहला माने तो मैग्नीशियम हमारा 8वें नंबर पे आ जाएगा, बोरोन को पहला माने तो एल्यूमिनियम 8वें नंबर पे आ जाएगा। तो इसलिए इसको न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। लेकिन इनकी भी सीमाएं थी कि इनका जो नियम था वो कैल्शियम धातु तक तो सही से लागू हो रहा था, मतलब कि हल्के तत्वों में, लेकिन जब भारी तत्वों की खोज हुई तो वहाँ पे ये नियम काम नहीं कर रहा था। नए तत्वों के जो गुण के हिसाब से अगर हम उनको सारणी में रखना चाहें तो वो मेल नहीं खा रहे थे। और तीसरा था कि इन्होंने अपनी सारणी को पूरा करने के लिए कई असामान्य तत्वों को भी एक ग्रुप में रख दिया जो ऊपर वाले तत्वों से मेल नहीं खाते थे, जैसे कि कोबाल्ट और निकल जो है फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा, जो कि कहीं पर भी एक दूसरे के समान नहीं है। तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। तो तत्वों को पहला पॉइंट लिखोगे कि सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु वर्गीकृत किया गया। दूसरे में लग सकते हो आप कि इसके द्वारा हमें धातु और अधातु के बारे में पता चला, और तीसरा उनके और गुण धर्मों के बारे में पता चला। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डॉबने ने तर्क दर्शाते हो। तो ये 3 तत्व आप उसमें कोई भी 3 लिख सकते हो। ये टोटल 6 और 3 9 दे रखे हैं इसके अंदर। तीसरा है, न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्ति में विभक्त किया। ये असत्य कथन है। इन्होंने जो है समूह में किया था 8, ना कि क्षितिज पंक्तियों के अंदर।
चौथा, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं, ये हम अगले पेज पे देखते हैं। तो इनकी 2 सीमाएं आप लिख सकते हो कि ये नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता था और नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते। 5वां प्रश्न है, क्या तत्वों के समूह को डॉबनेर ट्रायड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं। और इसके अंदर जो है हमें कुछ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, इन सब को बताना है। तो पहले में जो है हमें जो चीज़ें दे रखी हैं, प्रश्न को आप जो है पिछले पेज से देख लेना, क्योंकि पहले में जो हमें इसमें दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं आप देखोगे, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो जब सोडियम और सिलिकॉन और क्लोरीन को देखते हैं तो इनके अंदर जो है, हालांकि बीच वाले तत्व का जो भार है वो पहले और तीसरे की औसत है, लेकिन ये रासायनिक रूप से जो है एक जैसे नहीं है, इसलिए इनको हम डॉबनेर का त्रिक नहीं मान सकते। जबकि जो दूसरा ग्रुप है हमारा, दूसरा ग्रुप जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, इनके अंदर जब आप औसत निकालोगे तो आपको मैग्नीशियम के आसपास औसत मिल जाएगी। जैसे मैग्नीशियम का 24 है, आपको औसत मिलेगी 24.4। तो हम जो है दूसरे को जो है, क्योंकि वो समान गुण के भी हैं, तो उनको हम जो है डॉबनेर का त्रिक मान सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पहली वर्कशीट में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए दोबारा बनाया गया। थैंक यू।